जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 356 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सम इलेक्ट्रॉनिक तथा गैसीय नियम के संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नाम में क्या लिखा हुआ है, सम, सम और आइसो। तो सम या आइसो मतलब होता है दोस्तों बराबर। सम या आइसो मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर या सेम, बराबर या सेम। यानी कि दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा तत्वों में वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन द डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की, अगर यहाँ पे हम दोस्तों पहले एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा O2 माइनस, O2 माइनस लिखा, और या तो फिर हमने लिख दिया इसमें सोडियम प्लस। तो O2 माइनस का मतलब होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट होता है, 8 एलिमेंट होता है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 2 माइनस, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो इसमें भी ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सोडियम प्लस, एक प्लस, एक प्लस यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम ने क्या किया, लूज कर दिया। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कितना होता है, 11। लेकिन एक स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें। तो ये हमारा ऑक्सीजन 2 माइनस और सोडियम प्लस 1 प्लस, ये दोनों क्या कहलाएगा, हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा, या तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान संख्या वाले परमाणु या आयन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना दोस्तों, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। और सोडियम में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। और ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम का 2 प्लस होता है। तो मैग्नीशियम का टोटल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 12। लेकिन 2 प्लस से इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ शेयर किया है। तो इसके पास जो अब इलेक्ट्रॉन बच गया वो कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ऑक्सीजन 2 माइनस या सोडियम 1 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 10-10 है, जो कि क्या है, सब सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु या अणु होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों एक ही प्रश्न था हमारा। तो अब हम गैसीय नियम से संबंधित प्रश्न को करेंगे, जिसे हम गैसियस लॉ कहते हैं। तो गैसियस लॉ के बारे में दोस्तों हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। गैसियस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक इक्वेशन होता है हमारा दोस्तों, पी भी इक्वल टू एम आर टी। क्या होता है, पी भी इक्वल टू एम आर टी। और एक इक्वेशन है दोस्तों, पी भी इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है, एन आर टी, एन आर टी। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पी हमारा क्या दर्शाता है, पी हमारा प्रेशर को दर्शाता है, या तो दाब को दर्शाता है। भी हमारा वॉल्यूम को दर्शाता है। और टी हमारा टेम्परेचर या तापमान को दर्शाता है, टेम्परेचर को दर्शाता है। एम यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान या मास को दर्शाता है। एन यहाँ पे एन भी एन नंबर ऑफ मोल्स को दर्शाएगा दोस्तों। द्रव्यमान का ही, मास का ही क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ मोल को दर्शाएगा। और आर जो होता है वो हमारा गैसीय कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये यू टर्म था दोस्तों, ये
ये टर्म हो गया हमारा इस इक्वेशन का। तो इन इक्वेशन में दोस्तों हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम पी वी इक्वल टू एम आर टी से क्या लिखेंगे, रिलेशन को निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसमें तीन प्रकार का गैसियस लॉ से 3 साइंटिस्ट थे, उन तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग बात बताया। क्या बताया, अलग अलग बात बताया। तो सबसे पहले दोस्तों ये एम आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और किसी भी द्रव्यमान किसी भी गैस का अगर बात करेंगे तो उसमें फिक्स मास को रखेंगे, मास को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। इसका मतलब जो एम और आर क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, या नियत हो गया, या तो फिक्स हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन से बाहर निकाल देंगे। तो अब हमारा सिर्फ जो बचेगा पी वी इक्वल टू टी से क्या निकालेंगे, सारे के सारे रिलेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होगा दोस्तों, जो टेम्परेचर हमारा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर दोस्तों टेम्परेचर अगर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो पी वी इक्वल टू टी बराबर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पी वी जब टी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों पी वन बराबर पी वन वी वन बराबर पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या निकल के आएगा, एक रिलेशन निकल के आएगा। यानी कि बॉयल्स लॉ का क्या कहना है कि जो टेम्परेचर जब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू के क्या होगा, बराबर होगा। और दोस्तों इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, पी वन पी टू बराबर वी टू वी वन। यानी कि दोस्तों जो प्रेशर वॉल्यूम का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर या वॉल्यूम होगा वो प्रेशर जो होगा हमारा वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम बॉयल्स लॉ में कह सकते हैं। यानी कि बॉयल्स लॉ से हमारा एक रिलेशन ये निकल के आ गया। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला दोस्तों एक ही है। तो ये क्या है, हमारा बॉयल्स लॉ है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक चार्ल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ का क्या कहना था दोस्तों, का क्या कहना था दोस्तों कि इन्होंने प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था कि टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सी से यहाँ पे कांस्टेंट है दोस्तों, सी से क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी सी से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी फॉर्मूला में क्या कहा उन्होंने कि जो अवर हमारा कांस्टेंट होगा वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया तो भी बराबर टी हमारा क्या होगा, फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या होगा, भी बराबर टी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा। जब प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। या तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं कि वी वन अपन टी वन बराबर वी टू अपन टी टू। तो ये फॉर्मूला यहाँ से एक निकल के आ गया जो हमारा चार्ल्स लॉ ने दिया था। क्या दिया था, चार्ल्स लॉ ने जो फॉर्मूला दिया था यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब एक फॉर्मूला के बारे में हम और जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा है दोस्तों गे-लुसाक लॉ। क्या है, गे-लुसाक लॉ। अब दोस्तों हमने क्या देखा, इसमें 3 टर्म हमारा है। इस फॉर्मूला में हमारा क्या है, 3 टर्म। पहले से तो एम और आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और द्रव्यमान क्या होगा हमारा, गैस का फिक्स होगा। तो ये मास भी हमारा कांस्टेंट है। तो प्रेशर हमने देख लिया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, ओ सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब हमारा क्या बच गया इसमें, वॉल्यूम। तो गे-लुसाक लॉ ने बोला कि जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि प्रेशर हमारा टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी वन अपन टी वन बराबर पी टू अपन टी टू, पी वन अपन टी वन पी टू बटा टी टू। तो ये हमारा क्या निकल के आया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इन तीनों फॉर्मूला से दोस्तों आगे ये न्यूमेरिकल भी होगा, इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। और दोस्तों इस बॉयल्स लॉ को कांस्टेंट टेम्परेचर लॉ भी कह सकते हैं, और इस चार्ल्स लॉ को कांस्टेंट प्रेशर लॉ भी कह सकते हैं, और इस गे-लुसाक लॉ को कांस्टेंट वॉल्यूम लॉ भी कह सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारा कांस्टेंट है दोस्तों उसमें सिर्फ कांस्टेंट लगा के हम लॉ लगा देंगे।
तो हमने क्या देखा दोस्तों, बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर क्या था, पहले कांस्टेंट था, फिर चार्ल्स लॉ में हमारा क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, और गैलुसास लॉ में हमारा क्या रह गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ गया। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर जब शून्य हो जाए, टेम्परेचर जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब जीरो हो जाएगा तो उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमने देखा इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इस इक्वेशन को दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, या आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या तो आदर्श गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं पी वी इक्वल टू एम आर टी को। बॉयल के नियम के अनुसार, तो बॉयल के नियम के अनुसार हमने क्या देखा दोस्तों, बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, हमारा फॉर्मूला क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। लेकिन ये एन आर टी हमारा क्या कांस्टेंट है, या एम आर भी हो सकता है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। लेकिन अब बॉयल्स यहाँ पे क्या बोला गया, बॉयल के नियम के अनुसार, तो बॉयल ने हमारा क्या कहा था कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी वी इक्वल टू हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो नियत होगा या स्थिर होगा, या स्थिरांक भी कह सकते हैं हम, स्थिर या कांस्टेंट। तो यानी कि पी वी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बिल्कुल गलत दोस्तों। P नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल, दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। देखिए दोस्तों ये P हमारा क्या है, प्रेशर है, और V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है। दाब और आयतन का गुणनफल है ये, तो गुणनफल जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात पी वी इक्वल टू स्थिरांक। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों बॉयल्स लॉ का जो क्या कहना है, वो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों व्युत्पाती होने का अर्थ क्या है, बॉयल्स लॉ के अनुसार हमने क्या देखा दोस्तों, जो पी वी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा। तो जब पी वी हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो एक साथ प्रोडक्ट में होता है, गुणनफल में होता है, तो अगर पी का मान बढ़ेगा तो भी का मान क्या होगा, हमारा घटेगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होगा, ए बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दोस्तों स्टार्टिंग में हम लोगों ने देख चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बॉयल का नियम के अनुसार क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान होगा, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों डाटा को लिखते हैं। क्या करते हैं, डाटा को लिखते हैं। क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे। तो डाटा को क्या लिखेंगे, जैसे कि T1 टेम्परेचर की बात किया जाए तो T1 टेम्परेचर कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों टेम्परेचर को हम किस में लेंगे, एसआई यूनिट में लेंगे। जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो एसआई यूनिट में लेंगे। तो एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 273 में इसको ऐड करेंगे, 27 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि कितना निकल के आएगा हमारा, 300 केल्विन निकल के आएगा। जो टेम्परेचर T1 हमारा होगा वो कितना होगा, 300 केल्विन का होगा। कितना का होगा, 300 केल्विन का होगा। और जो V1 हमारा है क्या हो जाएगा, V1 ही रहे, V1 हमारा V मानेंगे, और V2 को क्या करेंगे, 2V करेंगे। क्या करेंगे, 2V करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को क्या बोला गया, जब तक कि दोगुना ना हो जाए। और टेम्परेचर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अंतिम का निकालना है, यानी कि टेम्परेचर 2 को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
दाब, जब दाब हमारा यानी कि नियत दाब के फॉर्मूला गया, तो प्रेशर जब हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब हम क्या कर जानते हैं, यानी कि प्रेशर अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा कौन सा लॉ हो जाएगा, चार्ल्स लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ हो जाएगा। क्या होगा, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अनुसार दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, टेम्परेचर का होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2। तो V1 बराबर हमारा यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, इस V को रखेंगे, और T1 बराबर हम क्या रखेंगे, 300 केल्विन को रखेंगे, और V2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2V रखेंगे, और T2 की जगह पर क्या रखेंगे, हम T2 की जगह पर T2 रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये भी और ये भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और टेम्परेचर अब हमारा T2 कितना निकल के आएगा, 3×2 = 600, यानी कि 600 केल्विन हमारा क्या निकल के आएगा, टेम्परेचर निकल के आएगा। लेकिन टेम्परेचर जो हमारा दिया गया है वो केल्विन में नहीं दिया गया है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 600 में से हम क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हमारा 273 घटाएंगे, यानी कि जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा K-273 बराबर डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो 60, अगर 600 में से 273 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस दोस्तों हमारा तापमान निकल के आएगा, 327 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम पहले भी हमने बात कर चुका है इसके बारे में, कि जो PV = nRT है, इसे आइडियल गैस के रूप में जाना जाता है, आइडियल गैस के रूप में या आदर्श गैस के रूप में जाना जाता है, इसे आदर्श गैस में ये इक्वेशन हमारा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, V1/V2 बराबर V1/T1 बराबर V2/T2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था दोस्तों, जो T1 बराबर हमारा कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, और इसको लेकिन केल्विन में जब हम बदलेंगे तो 273 से ऐड कर देंगे, और 273 ऐड करेंगे तो इस ये हमारा क्या आएगा, केल्विन में 300 केल्विन आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर 2 को निकालना है, कि तब तक गर्म करेंगे जब तक वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इस V1 को क्या मानेंगे, V मानेंगे, और V2 को TV मतलब 2V, यानी कि जब तक दुगुना ना हो जाए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा भी हमारा क्या है, सेम है, तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, सी नंबर का आ जाएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने ये सेम क्वेश्चन बना रखे हैं। तो V1 की जगह पर क्या रखेंगे, V रखेंगे, T1 की जगह पर 300 रखेंगे, और V2 की जगह पर 2V रखेंगे, और टेम्परेचर T2 की जगह पर T2 रखेंगे। तो ये V से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और T2 बराबर जब हम करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, 600। 600 क्या आएगा दोस्तों, केल्विन में, लेकिन इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 से को माइनस करेंगे, और 273 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 327 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, जो बॉयल्स का नियम है वो भी हमारा क्या गैस से संबंधित है, चार्ल्स लॉ भी हमारा क्या गैस से संबंधित है, जूल्स लॉ हमारा दोस्तों ये हम क्या जानते हैं, हीट से संबंधित है, हीट या वर्क, यानी कि हीट या वर्क से संबंधित है, क्योंकि हम क्या जानते हैं जो हीट या वर्क का ऐसा ही मात्रा होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो जो जूल का नियम है वो हमारा हीट से संबंधित रखता है, गैस से संबंधित नहीं है। अवगाद्रो का नियम दोस्तों ये भी हमारा क्या गैस से संबंधित रखता है, तो जूल का नियम क्या है, गैस से संबंधित नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। विसरित का मतलब दोस्तों जो नहीं फैलेगा, क्या होगा, नहीं फैलेगा,
अगर हम अगरबत्ती का धुआं की बात करें दोस्तों, तो अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उसका धुआं क्या होता है, फैल जाता है। या तो इत्र, या तो कोई परफ्यूम मारता है दोस्तों, इत्र यानी कि परफ्यूम, तो परफ्यूम मारता है तो वो भी क्या होता है, दूर से महक आता है। तो इत्र या परफ्यूम भी इसका मतलब फैलता है। धुआं भी हमारा क्या फैलता है, धुआं भी हमारा फैल जाता है। अगर कहीं आग लगता है तो वो धुआं निकलता है, तो धुआं दूर दूर तक जाता है। यानी कि विस्तृत मतलब क्या होता है, फैलना, कि कौन फैलता है। तो मेथी का पाउडर की बात करें दोस्तों, तो ये मेथी का पाउडर हमारा नहीं फैलेगा, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में एक जगह रख देंगे तो ये एक ही जगह रखा रहेगा, ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा सॉलिड के रूप में होता है या पाउडर के रूप में होता है, इसकी वजह से ये नहीं फैलेगा। लेकिन ये अगरबत्ती का धुआं या इत्र के वाष्प या धुआं, ये सब गैस का फॉर्म है, और गैस हमारा क्या होता है, विसरित सबसे अधिक होता है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर आयतन की, जैसे कि अगर एक डब्बा की बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 1 लीटर गैस को डाल दिए और एक लीटर को गैस को डाल दिए, 1 लीटर गैस डाल दिए, और इसी सेम आकृति के डब्बे में अगर 5 लीटर गैस डाल दिए, तो दोस्तों ये गैस 1 लीटर है, फिर भी ये पूरा डब्बा में फैल जाएगा, और ये 5 लीटर है, फिर भी ये पूरा डब्बा में फैल जाएगा, जबकि दोनों डब्बा का साइज क्या है, सेम है। तो गैस क्या है, फिर भी ये पूरा फैल जाएगा। 1 लीटर है फिर भी, और ये 5 लीटर है फिर भी ये पूरा फैल जाएगा। यानी कि गैस आयतन पर निर्भर, इस गैस का विसरण आयतन पर निर्भर नहीं करता है। गैस आयतन पर निर्भर क्या करता है, नहीं करता है। तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, जो सही नहीं है, तो यही ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही नहीं है। तो ए का ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, बिल्कुल सही। यानी कि कोई भी चीज़ दोस्तों हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है, हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है, एनर्जी हो या पानी हो या कुछ भी दोस्तों, हायर टू लोअर। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। गैसों, बिल्कुल सही दोस्तों। जो गैस में जो विसरण होता है सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है, उसके बाद सॉइल में रहता है। सबसे ज़्यादा गैस का जो विसरण होता है वो हम, सबसे ज़्यादा अगर कोई विसरण होता है तो गैस का होता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन बोला गया है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ये भी सही है दोस्तों। गतिमान का क्या अर्थ है, मतलब वो स्पीड में हो, मूव करता हो, इधर से उधर मूव करता हो, तभी हमारा क्या होगा, वो विसरण करेगा। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन कहा गया है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहाया बनाता है। यानी सुहाया मतलब दोस्तों, यानी कि अगर बात करें हम, सुहाया मतलब सबसे अधिक किस पर लागू होता है, यानी कि सुहाया बना के मतलब दोस्तों, सुहाया का अर्थ यानी कि उसको डेंस हम कर सकते हैं। कितना डेंस कर सकते हैं, या तो गाढ़ा कर सकते हैं, डेंस। तो अगर विसरण भी होता है दोस्तों गैस में, लेकिन जो सबसे अधिक दबाने की बात करें या कंप्रेस करने की बात करें, तो सबसे अधिक अगर हम किसी को कंप्रेस कर सकते हैं तो वो हमारा गैस है। गैस को हम सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, और सबसे कम कंप्रेस हम सॉलिड को कर सकते हैं, यानी कि दबाव बना सकते हैं या दबाव डाल सकते हैं सबसे कम। तो सबसे अधिक किसमें, गैस में कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को, उसके बाद सॉलिड में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो सुहाय बनाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, जो CO प्लस H2 है, CO प्लस H2 वो हमारा वाटर गैस कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है, या तो इसी को ही हाइड्रोजन गैस के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोजन गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब है वो हमारा वाटर गैस या हाइड्रोजन गैस पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और एक गैस होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस होता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस, जो हमारा CO प्लस N2 होता है। क्या होता है, CO प्लस N2 होता है, वो हमारा प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। और ये CO2 हमारा वाटर गैस या हाइड्रोजन गैस कहलाता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा
व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, व्युत्क्रमाणु किस में होता है? चार्ल्स लॉ के बॉयल्स लॉ है जो दो हमारा दोस्तों, बॉयल्स लॉ ने हमने क्या देखा बॉयल्स लॉ के बारे में? बॉयल्स लॉ में हमने देखा कि जो टेम्परेचर हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जो पी वी इक्वल टू हमारा जो होता है, तो हमारा ये क्या होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो पी हमारा होगा, और जब कोई दो चीज़ गुणनफल में होता है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो पी हमारा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? वॉल्यूम का है। क्या है? वॉल्यूम या आयतन का है। वॉल्यूम या आयतन का है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो किस में होता है? यानी कि गैस की मात्रा यानी कि आयतन के बारे में बोल रहा है। तो या तो हम इसको क्या ले सकते हैं? भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/p। ये भी हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होती है वो दाब की होती है। क्या होती है? दाब की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा दोस्तों? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक आइडियल गैस का 4 ग्राम इतना यानी कि 54.6 केल्विन एवं दूसरा एटमॉस्फेरिक यानी कि 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मिली क्यू का परिमाण वॉल्यूम प्राप्त करता है, तो उसका आणविक भार क्या होगा? उसका आणविक भार क्या होगा? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? पी वी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एन आर टी। क्या होता है? एन आर टी। तो आणविक भार दोस्तों, यानी कि हमें यहाँ पे डब्ल्यू को मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में पूछा गया, द्रव्यमान निकालने के लिए बारे में पूछा गया है। क्या वो निकालना है? द्रव्यमान को निकालना है। आणविक भार यानी कि द्रव्यमान या मास को निकालना है। क्या करना है? मास को निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम एम नहीं रखेंगे, एन रखेंगे, क्योंकि एन जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ मोल से ही हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एन होता है वो वेट अपॉन एम होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो पी वी इक्वल टू हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? एन को एक साइड करेंगे। एन को क्या करेंगे? एक साइड। और पी वी और ये आर टी बट्टा में चला जाएगा। आर टी क्या होगा? बट्टा में चला जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखते दोस्तों क्या क्या दिया गया है। प्रेशर हमारा कितना दिया गया है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। और जो वॉल्यूम दिया गया हमारा कितना दिया गया है? 5.6 दिया गया है। जो टेम्परेचर हमारा दिया गया दोस्तों, वो टेम्परेचर हमारा कितना दिया गया है? टेम्परेचर हमारा जो दिया गया है वो 54.6 दिया गया। कितना दिया गया? 54.6 दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 5.6 हो गया बट्टा। और दोस्तों जो आर का वैल्यू हमारा होता है, आर का जो वैल्यू हमारा होता है वो 0.82 होता है। क्या होता है? 0.82 के क्या होता है? बराबर के आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0.82 इंटू 5 यानी 54 पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर को रखेंगे हम इतना। ये टेम्परेचर चूँकि हमारा इतना दिया गया है, इतना केल्विन। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? इसका जो मान होता है दोस्तों वो डब्ल्यू अपॉन क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम होता है। तो इसको जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? सारे पॉइंट को पहले हटा देते हैं दोस्तों, जितने भी पॉइंट है सबको हटा देते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो जाएगा? 2 जीरो। और यहाँ से 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 जीरो ऊपर जाएगा और 1 जीरो नीचे आएगा, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो हमारा क्या होगा? ये कट जाएगा। क्या होगा? कटेगा। अब इन सबको अगर गुना करें तो कितना होगा? 56 दूना, यानी कि 56 दूना कितना हो जाएगा? 100। 6 दूना 12 के 2, 5 10 11, 112। और ये 2 जीरो बट्टा। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा? यानी कि इसको इसी तरह रहने देता हूँ, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे? एम हमको निकालना है। तो एम बराबर हम क्या जानते हैं? इसको उलट देंगे तो ये डब्ल्यू क्या होगा हमारा? बराबर के उस पर चला जाएगा। जो डब्ल्यू बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया हमारा? 4 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे मास हमको निकालना है, तो ये उलट जाएगा, यानी कि क्रॉस गुना जिसको हम कहते हैं। तो 82 इंटू 546 और ये डब्ल्यू इसके साथ क्या होगा? गुना होगा। तो डब्ल्यू का मान हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 से क्या कर दे रहे हैं? गुना कर दे रहे हैं अपॉन 1200। अब दोस्तों जब हम इसको काटेंगे, यानी कि कितना बार में कट जाएगा? ये हमारा कटेगा 4 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 3 4 8 32 और ये 2 जीरो।
टोटल काटने के बाद दोस्तों आप काट लीजिएगा, इसको काटने के बाद टोटल लगभग 15.9 के आसपास आएगा, यानी कि 16 के क्या होगा, आसपास होगा। 16 को क्या होगा, आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए दोस्तों, स्थिर तापमान, तो स्थिर तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट की बात किया गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हमारा किसके अनुसार होता है, बॉयल्स लॉ के अनुसार। बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला हमारे पास, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, या तो वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा रेडियो एक्टिव एवं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न को करेंगे। इसलिए अब गैसियस लॉ से दोस्तों, गैसियस लॉ से संबंधित सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित को प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पिछले फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्लूटोनियम भी है, और यूरेनियम भी है, और थोरियम भी है, जिसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन जो टाइटेनियम है वो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों, उन्होंने जब रेडियम का खोज किया था, रेडियम की खोज किया था, तो रेडियम के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला गया है। क्या ये दोस्तों, ये जो रेडियम है ये भौतिक और रसायन दोनों के अंतर्गत आता है। क्या होता है, भौतिक और रसायन दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो उस किसने किया था दोस्तों, हेनरी बेक्यूलर ने किया था। किस रेडियो रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, हेनरी बेक्यूलर ने किया था। आविष्कार, खोज नहीं दोस्तों, आविष्कार। जो मैरी क्यूरी है दोस्तों, जो मैरी क्यूरी है उसने क्या किया, रेडियम का खोज किया। क्या किया, रेडियम का खोज किया है। लेकिन जो रेडियो सक्रियता की बात करें तो उसका आविष्कार किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। क्या किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी बेक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? तो उसमें क्या, किसने खोज किया था दोस्तों, उसने क्या किया था, रेडियो धर्मिता। उसने क्या किया था, रेडियो धर्मिता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। अनुवांशिकता का है दोस्तों, ये जेनेटिक्स से संबंधित है, ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो ये बायोलॉजी में हम देखेंगे। पीच ब्लेंड किससे संबंधित है? पीच ब्लेंड की बात करें तो दोस्तों, तो वो हमारा यूरेनियम से संबंधित है। किससे, यूरेनियम से संबंधित है, जिससे नाभिकीय रिएक्टर में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पीच ब्लेंड क्या है, यूरेनियम से संबंधित रखता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम की बात करें दोस्तों, तो जो रेडियम धातु हमारा है, जो रेडियम है वो पीच ब्लेंड से ही क्या किया जाता है, उसका खोज किया गया है, प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, पीच ब्लेंड है। तो जो पीच ब्लेंड से ही क्या निकलता है, हमारा रेडियम निकलता है। क्या निकलता है, रेडियम निकलता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, कोई परमाणु है। तो परमाणु के बीच में अणुओं का क्या होता है, कण होता है, जो आपस में क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है। क्या करता है वो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है न्यूक्लियर का। तो जो इसकी खोज किया था वो किसने किया था, वो हिदेकी युकावा ने किया था।
किसने किया था? हिदेकी योकावा ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जेसी बॉस यानी कि जगदीश चंद्र बॉस की बात करें तो क्रेस्कोग्राफी का, किसका किया था? क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी का मतलब दोस्तों कि पेड़ पौधों को अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे भी क्या होता है, उसको अगर काटते हैं तो उसमें भी दर्द होता है। तो ये क्रेस्कोग्राफी ने खोज किया था। एस एन बोस, एस एन बोस दोस्तों वो बोसान कण होता है ना, बोसान पार्टिकल, यानी कि जो बोसान पार्टिकल है उसका खोज किया था वो एस एन बोस ने किया था। और जे जे थॉमसन की बात करें दोस्तों, तो जे जे थॉमसन की बात करें तो जैसा इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या होगा? हिदेकी युकावा सही उत्तर हो जाएगा। रेडियोधर्मी धातु को, रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डैश है, वह डैश है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? अगर हम चाहें तो इसको ऑप्शन से भी दे सकते हैं, जैसे कि रेडॉन का हमारा क्या होता है? 86 होता है। और जो सोना का जो होता है दोस्तों वो 79 होता है। और सिलिकॉन का कितना होता है हमारा? 14 होता है। सिलिकॉन का कितना था? 14। तो जो 92 की बात करें तो हमारा कौन सा बच गया? यूरेनियम। तो यूरेनियम का हमारा क्या होता है? 92 होता है। क्या होता है? 92। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोपित बल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंदर में होता है। परमाणु के क्या होता है? ये सबसे अंदर में होता है और प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें जो बल लगता है वो होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल हम किसको बोलते हैं दोस्तों? जो कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो जिस बल से आकर्षित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। विद्युत स्थैतिक बल यानी कि दो स्टैटिक चार्ज की बात करें दोस्तों, जैसे Q1 और Q2 के बीच जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो वो बल होता है वो विद्युत स्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा होता है चार्ज से संबंधित रखता है। ज्वारीय बल, ज्वारीय बल यानी कि टाइडल फोर्स हम कह सकते हैं, यानी कि जो समुद्री लहरों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ज्वारीय बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल यहाँ पे हमारा क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो आरोपित लगता है वो। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों अगर परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा की बात करें तो हमारा क्या होगा? वो नाभिकीय ऊर्जा होगा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगर यहाँ पे दोस्तों सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा की बात करें तो उष्मा हमारा क्या होगा? हीट से जो एनर्जी जनरेट होगा। सौर ऊर्जा यानी कि जो सन से, सूर्य से जो सोलर एनर्जी होगा वो हमारा होगा। रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल से हमारा क्या होगा? केमिकल से हमारा जो निर्माण होगा, जैसे कि दोस्तों H2SO4 जो बैटरी में या तो स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे परमाणुओं से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों यूरेनियम, यूरेनियम का हमारा क्या है? आइसोटॉप्स बहुत सारे हैं। यूरेनियम क्या क्या है? बहुत सारे आइसोटॉप्स है। लेकिन उन आइसोटॉप्स में जो यूज किया जाता है वो यूरेनियम 235 को एज ए फ्यूल यानी कि फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? देखिए दोस्तों अगर कैंसर की उपचार की बात करें तो जो कोबाल्ट के समस्थानिक होता है उससे क्या है? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट का क्या? कैंसर से उपचार के लिए। और आयोडीन के समस्थानिक जो घेंघा रोग होता है दोस्तों, घेंघा या जो गोइटर रोग होता है घेंघा, उसका इलाज किया जाता है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है?
जो हमारा मेटास्टैटिक अस्थि सेंटर है यानी कि जो हड्डी, यानी कि जो हड्डियों में अस्थि मतलब क्या होता है हमारा हड्डी, तो हड्डी में जो हमारा कैंसर होता है उसका इलाज के लिए स्ट्रोंटियम 89 का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोंटियम 89 का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जो आयोडीन 131 है वो हमारा क्या होता है थायराइड कैंसर, थायराइड थायराइड मतलब जो घेंगा वाले, वही बात दोस्तों, जो आयोडीन की मात्रा कमी हो जाता है जिसके कारण हमारा क्या होता है घेंगा रोग हो जाता है। तो वही घेंगा का कैंसर का इलाज करने के लिए हमारा आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। और कोबाल्ट 6, और यहाँ और दोस्तों जो कोबाल्ट, पिछला क्वेश्चन जो था हमारा दोस्तों कोबाल्ट 60 वो हमारा कैंसर का इस्तेमाल के लिए यानी कि ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल के यानी कि उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रोंटियम 89 मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के लिए इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है, तो सबसे सामान्य की बात करें दोस्तों तो यूरेनियम हमारा क्या है सबसे सामान्य है। क्या है? यूरेनियम सबसे सामान्य है। तो यूरेनियम के साथ साथ दोस्तों जो प्लूटोनियम होता है वो भी हमारा क्या है अधिक मात्रा में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे संयोजकता या रासायनिक बंधन से संबंधित प्रश्न को करेंगे, यानी कि वैलेंसी क्या होता है या केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? क्या होती है? अधिक होती है। देखिए दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात करें सबसे अधिक होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा O6, नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा O7, कार्बन का क्या होता है C4 और फ्लोरीन का क्या होता है हमारा F9। क्या होता है F9। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या दोस्तों इसका परमाणु संख्या है। एक चीज याद रखना दोस्तों, जो सबसे एक फिल्म चलो 12 1, ये क्या है फिल्म चलो 12 1। तो सबसे अधिक दोस्तों जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ये पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे तो सबसे अधिक अगर किसी तत्व को आकर्षित कर सकता है या सबसे सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है वो हमारा फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। तो इस सीरीज को हम याद रख सकते हैं फिल्म चलो 12 1, फिल्म चलो 12 1। इसका मतलब जो ये याद करने का ट्रिक है दोस्तों फिल्म चलो 12 1। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है या प्रवृत्ति होता है वो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या डैश होती है। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन की साझा करने की बात करें यानी कि N2 है, N2 की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा एक नाइट्रोजन में कितना होता है यानी कि 7। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 5, यानी कि अंतिम कक्षा में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कक्षा में करना है तो इसे और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो नाइट्रोजन मिलकर के क्या करेगा एक दूसरे को ये शेयर कर लेगा, यानी कि ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा, यानी कि तब ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये 3 इसके साथ शेयर कर लेगा, यानी कि ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा पूरा हो गया। तो जो शेयर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का कर रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है कितना कर रहा है 3 3 6 इलेक्ट्रॉन का। कितना कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? कार्बन की परमाणु संख्या होता है दोस्तों कितना होता है हमारा 6 होता है, यानी कि 2 और 4। तो इसकी जो संयोजकता होगा क्या हो जाएगा कार्बन का 4 हो जाएगा। और ये एल्युमिनियम ये क्या है दोस्तों ये एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का कितना होता है 13। एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है, यानी कि 2 8 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एस से क्या होता है सल्फर, तो सल्फर का कितना होता है 16, यानी कि 2 8 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 12,
यानी कि ये 2 8 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो गया, 2, और सल्फर का संयोजकता कितना, 2, कार्बन का 4 प्लस माइनस दोनों हो जाएगा इसमें, और एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। कार्बन का सेंस क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर 2 कार्बन यहाँ पे है तो 2 कार्बन ये हमारा क्या बना लिया, बॉन्ड बनाएगा ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, इथिलीन हो गया। यानी कि ये जो दोस्तों ये कार्बन का हमारा है, और एक हमारा एक साधारण यौगिक की बात कर लेते हैं। साधारण यौगिक यानी कि NaCl ले लिए दोस्तों, क्या ले लिए, NaCl ले लिए। तो इसको अगर हम दोस्तों गर्म करेंगे, गलनांक का मतलब क्या है, गर्म करना पड़ेगा तब ना वो गलेगा, मेल्ट करेगा। यानी कि अगर हीट इसमें हम अधिक देंगे तो ये हमारा क्या होगा, बहुत लेट से मेल्ट करेगा, या बहुत लेट से क्या होगा, गलेगा। और ये क्या होगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा, क्या होगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा। लेकिन ये लेट से क्यों मेल्ट करता है, या इसका गलनांक अधिक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इस तत्व के बीच में जो आंतरिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल अधिक होता है। कार्बन यौगिक में क्या होता है, कार्बन यौगिक में हम लिख सकते हैं कि कार्बन की यौगिक में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है एक साधारण यौगिक की तुलना में। तो अब हम ऑप्शन को देखें दोस्तों, आयनिक संबंधों की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल नहीं। अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, बिल्कुल सही दोस्तों। जो आकर्षण बल के कारण जो हमारा होता है वो ऐसा होता है, कार्बन में क्या होता है, अधिक गलनांक होता है, और इसका सामान्य वाले का कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डैश होगी। देखिए दोस्तों, समूह 17 के तत्वों की बात करें तो जैसे कि हम क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारा क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, ये 17 समूह का क्या है, यानी कि 17वां ग्रुप का क्या है, ये तत्व है, क्या है, तत्व है। तो देखिए दोस्तों, फ्लोरीन का हमने क्या देखा, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। तो टू टू और क्या हो जाएगा, 2 7, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 2 8 7। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7, ये क्या है, 7 है, लास्ट में 7 है। इसका भी अंतिम कक्षा में क्या होगा, 7 होगा। इसका भी अंतिम कक्षा में क्या होगा, 7 होगा। तो 7 है दोस्तों, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 7 है वो क्या हो गया, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि जो सबसे अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन को वो या तो लॉस करता है या गेन करता है, अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उसकी संयोजकता कहलाता है। वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, या तो वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजकता या तो वैलेंसी कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा 7 है। तो इस 7 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करेगा। और क्लोरीन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और ब्रोमीन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और अगर आयोडीन को पूरा करना है तो ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितना लेन देन या शेयर करता है वही हमारा क्या होता है, संयोजकता होता है। तो जो 17वां ग्रुप का समूह है उसमें सभी तत्वों का जो होगा संयोजकता एक हो जाएगा। क्या होगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। देखिए दोस्तों,
नाइट्रोजन की बात करें तो टोटल कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारा, नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट या प्रोटॉन की बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन का कितने प्रोटॉन होता है, 7 प्रोटॉन होता है। तो 7 प्रोटॉन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना, 5 और 2 7, यानी दूसरी कक्षा में 2 रहेगा। तो पहला कक्षा को क्या बोलते हैं हम, के, और दूसरी कक्षा को क्या बोलते हैं, एल, दूसरी कक्षा को क्या बोलते हैं, एल, यानी कि जो नाइट्रोजन को रखने के लिए पड़ेगा उसे एल कक्षा में पूर्ण रूप से रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक होता है आयनिक बंध, क्या होता है, आयनिक बंध या तो यौगिक, आयनिक बंध, और दोस्तों एक होता है सहसंयोजी बंध, क्या होता है, ये सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, यानी कि दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आयनिक बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं, कोवालेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवालेंट बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड में होता है दोस्तों, एक ट्रिक है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल का संयोग होता है, में एक मेटल होगा और दूसरा एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा, क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ये दोस्तों जो ये आयनिक बॉन्ड हमारा है, ये आयनिक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, कार्बनिक में घुल जाएगा, यानी कि विलायक होगा, ये कार्बनिक में क्या होगा, विलायक होगा, ये कार्बनिक में क्या होगा, विलायक होगा। और जो सहसंयोजी बंध होगा इसमें दोनों क्या होगा दोस्तों, नॉन मेटल होगा, दोनों क्या होगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल ही होगा। जिससे दोस्तों हाइड्रोजन यानी कि H2 और O2 को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, H2O, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध या कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, जो शेयरिंग से बनाता है, क्या करता है, शेयरिंग से। और इसकी बात करें दोस्तों, NaCl, क्या है ये, NaCl, मतलब ये क्या होता है, पानी में घुलनशील हो जाएगा, जैसे कि नमक है दोस्तों, NaCl क्या दोस्तों, नमक है, तो ये हमारा क्या है, पानी में घुलनशील है, या जल में क्या है, घुलनशील है, यानी कि विलायक है, ये क्या है, विलायक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये तो पहले से यानी कि ये क्या है, विलायक नहीं होगा। अब हम ऑप्शन को देख सकते हो, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होता है, कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, क्या होता है, यानी कि ये करंट को क्या होगा, पास नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर होगा तो वो कर सकता है, लेकिन ये प्योर रूप से नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, बिल्कुल बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करके ही बनाता है, तो कोवालेंट बनता है। इसके बारे में डिटेल से क्लास लेंगे दोस्तों, कोवालेंट या सहसंयोजी के बारे में आगे। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, तो जो एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। एक अगर जल की बात करें तो यानी कि इसकी बात करें तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, यानी कि नहीं घुलता है। तो जो हमारा डी नंबर का क्या है, ये गलत कथन बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है। हमने क्या देखा दोस्तों, सहसंयोजी यानी कि तीन 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 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है नाइट्रोजन, तब जाके क्या बनता है, N2 बनता है। तो ये 3 बंध का बनाता है, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 6 है, 3 इधर 3 इधर। लेकिन जो आबंध की बात करेगा तो इसमें 3 आबंध है, कितने हैं, 3 आबंध, यानी कि 3 बॉन्ड बनाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक होता है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, 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 पेंट, हेक्सा, सेप्टा या ऑक्टा या नंडेक या डेक। ये हमारा क्या होता है, इंडिकेशन होता है। अगर मीथ बोलेगा यानी कि 1 कार्बन, इथ बोलेगा तो 2 कार्बन, प्रोप बोलेगा तो 3 कार्बन, बट ब्यूट बोलेगा BUIT, ब्यूट यानी कि ब्यूट बोलेगा
तो 4, और पेंट बोलेगा तो 5 कार्बन, और हेक्सा बोलेगा तो 6 कार्बन, और सेप्टा बोलेगा तो 7 कार्बन, ऑक्टा बोलेगा तो 8 कार्बन, नन डेक बोले तो 9 कार्बन, और डेक बोले तो 10 कार्बन। ये क्या होता है, ये पहचानने का तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी कि 3, तो कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे दोस्तों, 3 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन होंगे तो कार्बन की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि टोटल होता है 6, लेकिन पहली कक्षा में 2 और 4, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, ये 4 शेयर करेगा इससे, और इससे 4 शेयर करेगा, और इससे, यानी कि सब क्या करेगा, 4 4 से शेयर करेगा। तो इसमें कितना शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। कार्बन, तो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो कार्बन का होता है वो कितना होता है, 6 होता है परमाणु संख्या। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कोषों में, संयोजकता कोषों में मतलब क्या, अंतिम सेल में, तो अंतिम सेल में कितना होगा उसका, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस है दोस्तों, ऑप्शन क्या है इसमें, सी और डी नंबर का ऑप्शन क्या है, मिस है। फिर भी देखते हैं, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के 7 युग्मों में दुर्बलता से पकड़ कर रखता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, जो कार्बन होते हैं वो अपने दुर्बलता से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो आकर्षित करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें होता है, दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल से उसको पकड़ करके रखता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा युग्मों को प्रबलता से, देखिए दोस्तों प्रबलता, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी और डी का जरूरत भी नहीं पड़ा इसमें दोस्तों। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है दोस्तों। कार्बन जो भी हमारा होगा, कार्बन जितना भी बनाएगा वो क्या होगा, शेयरिंग से बनाएगा। कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो क्या करेगा, शेयर करके बनाएगा, यानी कि शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा। और शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा, बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, बंध बनाएगा, या तो बॉन्ड बनाएगा, तो एकल बंध भी बनाएगा, द्वितीय बंध या तो त्रिबंध, यानी कि दोस्तों ये कोवालेंट बॉन्ड से ही, कोवालेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है, कोवालेंट बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे हमारा कार्बन कभी नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी पिछला क्वेश्चन में क्या देखा कि जो एकल बंध मतलब, एकल बंध हमारा कौन सा होगा, एकल बंध हम किसको बोलेंगे, जो कोवालेंट बॉन्ड में बनाएगा। क्या बनाएगा, कोवालेंट बॉन्ड। और कोवालेंट बॉन्ड हमारा क्या बनाता है, कार्बन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन। तो कार्बन हमारा इसमें कौन सा है, CH4। तो CH4 हमारा जो बनाएगा, बाहरी कक्षा में कार्बन का कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो इसमें एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध से जुड़ा रहेगा। तो CH4 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलिकॉन का हमारा कितना होता है, 14 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें सिलिकॉन का, तो 284 क्या होता है, 284, यानी कि 72 कक्षा में कितना है हमारा, 4 है। 72 कक्षा में कितना है, 4 है। 72 कक्षा में कितना है दोस्तों, 4 है, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन हमारा, सेम तत्व जो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को रखता है। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो ये कितना है, 2 8, यानी कि 8 8 2 10, 10 और 7 17, यानी कि 7। तो ये
क्या है 7 आ गया, यानी कि यह बाह्यतम कक्षम 7 हो गया, तो ये नहीं होगा। सोडियम, तो सोडियम कितना होता है 11, यानी कि 281, बाह्यतम कक्षम कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। कार्बन का कितना होता है 6, यानी कि 2 4, बाह्यतम कक्षम कितना है 4, यानी कि बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर चाहे तो थर्ड भी हम चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, यानी कि 282, तो बाह्यतम कक्षम कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी नंबर का यहाँ बी नंबर का ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बनिक परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया गया दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हमारा क्या होता है CO2 होता है। कार्बन कितना है दोस्तों, कार्बन एक ही है, तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 और 4, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन की जो बाह्यतम टोटल परमाणु संख्या कितना होता है हमारा 6 होता है, सॉरी 8 होता है। तो ये अगर शेयरिंग करेगा तो यानी कि 2 6, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को इधर से साझा कर लेगा, यानी कि ये इधर से साझा कर लेगा और ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो इससे क्या होगा कार्बन का जो है सो देखिए, कार्बन का 4 चाहिए था, तो 2 इधर से लिया 2 इधर से लिया, कार्बन का 4 हो गया। फिर ऑक्सीजन को 2 चाहिए था और, यानी कि 2 यहाँ से ले लिया, और तो इसका क्या हो गया इसका भी ऑक्सीजन पूरा हो गया, यहाँ से ले इसका भी ऑक्सीजन पूरा हो गया, और इसका भी ऑक्सीजन क्या हो गया पूरा हो गया। तो कार्बन का कितने, तो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है। कितने कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोला गया है, एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि यहाँ पे अगर कार्बन की बात करें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ एक कार्बन, तो एक ऑक्सीजन हमारा एक कार्बन के साथ कितना कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, एक ऑक्सीजन कितना कर रहा है 2 ही का साझा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी और क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों बोला जाता कि कार्बन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो कार्बन द्वारा सिर्फ पूछा जाता कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक ऑक्सीजन द्वारा एक कार्बन के साथ, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल या लाभदायक हो रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।